हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2016 रिलीज्ड साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है चिल्डर। ये कहानी एक मेटाफोरिकल स्टोरी है जिसका असली मतलब इसी कहानी में दिखाए गए डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स में छुपी हुई है। आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे मेटाफोर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगी जिससे इस कहानी का इनर मीनिंग जो काफी डार्क और हैवी है वो आपको समझ आए। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक माँ और उनके बच्चे के कन्वर्सेशन से। हम बच्चे को अपने माँ से पूछते हुए सुन पाते हैं कि बच्चे कहाँ से आते हैं, जिसके जवाब में उसकी माँ कहती है उनके घर के पीछे वाले गार्डन में जो कैबेज पैच है बच्चे वहीं से आते हैं। अगले सीन में हम मिलते हैं एक मेरी नाम के इंट्रोवर्ट लेडी के साथ जो एक सिक्लूडेड एरिया में अकेले अपने बेटे मार्क के साथ रहती है। उनके घर के आसपास दूर दूर तक और कोई घर नहीं, बस जंगल ही जंगल है। एक दिन जब वो ऐसे ही अपने बैकयार्ड में खड़ी थी और अपने थॉट्स में खोई हुई थी तो अचानक ही जंगल के अंदर से 4 बच्चे निकलकर उनके सामने आकर हाजिर होते हैं। उनके कपड़े बहुत ही गंदे थे और उनका बर्ताव भी काफी जंगली था, जो मेरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उन्हें घर जाने के लिए कहती है तो वो कहते हैं ये जंगल मेरी का नहीं है, कि वो ही सब कुछ डिसाइड कर ले, और वैसे भी वो घर में ही तो है। मेरी पता नहीं क्यों उनके इस बातों से काइंड ऑफ नर्वस हो जाती है और हड़बड़ी में घर के अंदर घुस जाती है और अपने जूते को ब्रश से ऐसे साफ करने लगती है ऐसे उन पर मिट्टी नहीं कुछ बहुत गंदे लगे हो। मार्क तभी वहीं पर खड़ा था, बाहर जाना चाहता था वो। उसे अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए गार्डन से कुछ कलेक्ट करना था, लेकिन उसकी माँ उसे उन गंदे बच्चों को लेकर वार्न करती है और कहती है उनसे दूर रहने के लिए। हालांकि मार्क उनके बारे में सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्यों ना हो, अपने उम्र के दोस्त सबको चाहिए होते हैं। वो खेलना चाहता था उनके साथ, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक वो बच्चे गायब हो चुके थे। उधर इसी समय कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। मार्क भागता है उस तरफ, मगर मेरी इस पर भी परेशान हो जाती है। मार्क को रोककर खुद जाती है दरवाजा खोलने और उसके चेहरे पर डर क्लियरली झलक रहा था, ऐसे बाहर कोई मॉन्स्टर आया हो। मगर असल में तो यह उनका पोस्टमैन था, मिस्टर कूपर। वो हर महीने उनके लिए एक मैगजीन लेकर आते थे जो लोकल लाइब्रेरी से प्रोवाइड किया जाता था। वो मेरी को उनका बुक क्लब में ज्वाइन करने का इनविटेशन भी देते हैं, मगर मेरी बहुत ही ऑकवर्डली मना कर देती है। लिटरली उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है वो, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था और इंसल्टिंग भी। हम समझ नहीं पाते आखिर इस लेडी की प्रॉब्लम क्या है, वो हर चीज से इतनी उखड़ी हुई क्यों है। नेक्स्ट सीन पे उनके इस आदत का एक और पहलू देखने मिलता है हमें। उन्होंने मार्क को एक और टोस्ट दिया था खाने के लिए, जिसे मार्क काफी एंजॉय कर रहा था, लेकिन मेरी बहुत टेंस्ड दिख रही थी। उसे डर लग रहा था कहीं वो कोई मेस ना क्रिएट करे। अब मार्क एक 5 साल का बच्चा है, खाते वक्त थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही ना, भले वो कितना ही केयरफुल क्यों ना रहे। लेकिन जैसे ही एग यॉक का एक छोटा सा बूंद टेबल पर गिरता है उसकी माँ तो गुस्से में पागल हो जाती है। एक टॉवल से पागलों की तरह घिसने लग जाती है टेबल को, जिससे बेचारा मार्क भी डर के मारे अपना खाना छोड़ देता है और रिपीटेडली उनसे माफी मांगने लगता है, ऐसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो चुकी हो। वो सच में बहुत डर चुका था, जिसे देखकर ही शायद उसके माँ को रियलिटी का एहसास होता है और वो अपने आप को संभाल लेती है। मगर उसी रात एक काफी वियर्ड सपना आता है उसे। वो सपने में अपने आप को जंगल में देखती है और देखती है उसके पूरे शरीर से वाइन ग्रो कर रहे हैं। एक बहुत ही अजीब सा घिनौना सेंसेशन फील होता है उसे। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाती है वो, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। मगर सपने से जागने के बाद भी उस हॉरर से निकल नहीं पाती वो, स्पेशली जब अपने ड्रेस के अंदर से उसे एक छोटा सा पत्ता मिलता है। वो जल्दी से खुद को क्लीन तो कर लेती है, मगर साथ ही में उसे ये भी समझ आ जाता है कि शायद उसकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही। वैसे तो वो पूरा दिन ही सफाई में लगी रहती है, मगर फिर भी ये चीजें अंदर आते रहते हैं। इवन अगले दिन तो उसे अपने बाथटब में भी ऐसा एक सैपलिंग मिलता है। ये वही जगह है जहाँ वो हर रोज खुद को क्लीन करती है। यहाँ भी ये सब उसे तो सोचकर ही घिन आ रही थी। वो डिसाइड कर लेती है कि अपने क्लीनिंग को लेकर थोड़ा और केयरफुल होना होगा उसे, जिसकी शुरुआत वो अगले दिन से ही कर लेती है, अपने घर के फ्रंट एंड बैकयार्ड को वैक्यूम क्लीनर से साफ करने से, जो कि दिखने में काफी अजीब लग रहा था, मगर उसके लिए ये मैंडेटरी था। अगले सीन में हम उसे कुछ व्हाइट बेडशीट्स को सुखाते हुए देखते हैं। मार्क उसके पीछे ही खेल रहा था। ऐसे में अचानक उन शीट्स पर कैसे मिट्टी आकर गिरती है और साथ में ही सुनाई देती है कुछ बच्चों की हंसने की आवाज।
मेरी समझ जाती है ये वही फेरल बच्चे हैं जिन्हें मार्क चिल्डर बुलाता है। ये जरूर उन्हीं की बदमाशी होगी। उसे परेशान करना तो जैसे आदत है उनकी। मेरी बहुत नाराज हो जाती है और जंगल में चली जाती है उस आवाज का पीछा करते हुए, मगर वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते, काफी देर तक चिल्लाने पर भी नहीं। इधर तब तक मार्ग भी कहीं गायब हो चुका था। घर का दरवाजा खुला है देखकर मेरी भी अंदर चली जाती है और सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है जमीन पर, जहां हर जगह खून पड़ा हुआ था। नहीं, इससे उसके मन में किसी तरह का कोई डर या टेंशन पैदा नहीं होता, उल्टा वो तो डिस्गस्टेड फील करने लगती है। लिविंग रूम में जाने पर उसे मार्क भी दिख जाता है जिसके मुंह से खून निकल रहा था। पता चलता है खेलते वक्त गलती से बॉल लग गया था उस बेचारे के मुंह पर, जिससे उसका एक दांत टूट गया। मार्क तो बहुत डर गया था, रोने लग गया था वो, मगर उसकी माँ तब उसके पास नहीं थी। वो तो जंगल में थी उन बदमाश बच्चों को भगाने में। फॉर्चुनेटली ठीक इसी समय मिस्टर कूपर आ पहुंचे उनके घर एक लेटर डिलीवर करने, और उन्हें मार्क दिख गया रोते हुए। तो वो उसे घर के अंदर ले आए और उसे शांत भी किया। वो बस मार्क की मदद करना चाहते थे, मगर मेरी को वो भी पसंद नहीं आता। उसे तो अपने बच्चे की परवाह ही नहीं थी। उसका ध्यान था तो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर पड़े खून की तरफ, जिसे देखकर घिन से उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। वो जितना जल्दी हो सके उसे साफ करना चाहती थी बस। वो बहुत ही रूडली मिस्टर कूपर को उसके घर से जाने के लिए इशारा करती है और अगले दिन ही मेन गेट पर एक नो विजिटर का बोर्ड भी लगा देती है, जिससे वो या फिर कोई और फिर कभी उन्हें परेशान करने घर के अंदर ना आ पाए। वो जितना हो सके ट्रेसपासर्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, मगर जो उसके परमिशन के बगैर ही घुस आते थे उनका क्या। अब तो वो बच्चे हर दिन उन्हें दिखाई देने लगे थे, ऐसे फोन के घर के बाहर ही रहते थे वो। ऐसे में एक दिन मार्क अपने माँ से कहता है कि उसे हैलोवीन की तैयारी करनी है, उसके स्कूल में ड्रेसअप कंपटीशन है। अब पहले तो मेरी डायरेक्टली मना कर देती है, ये कहकर कि हैलोवीन बहुत डेंजरस है, मगर जब मार्क इंसिस्ट करता है तब जाके वो राजी होती है और कहती है कि वो उसे घोस्ट का कॉस्ट्यूम बनाकर दे सकती है, जिस पर मार्क खुश नहीं होता क्योंकि उसे कुछ और बनना था, कुछ ज्यादा एक्साइटिंग। घोस्ट तो लड़कियां बनती है ना, लेकिन मेरी कहती है घोस्ट सभी बन सकते हैं और उसे भी वही बनना है। उधर उसी दिन मेरी जब घर के बाहर काम कर रही थी तो उसे फिर से वो बच्चे नजर आते हैं, जिसमें से एक लड़की ने अपने हाथ में एक मेंढक पकड़ रखी थी। उसके पास खड़ा एक लड़का कहता है मेरे बहन ने एक बार एक फ्रॉक को किस किया था और अभी वो मर चुकी है। इस बात का मतलब हम तो समझ नहीं पाते, मगर शायद मेरी को समझ आ चुका था, इसीलिए वो नाराज हो जाती है और उन्हें भगाने में लग जाती है। वो बच्चे निकल तो जाते हैं, मगर वो लड़की अपना फ्रॉक वहीं छोड़कर जाती है। उधर उसी दिन मार्क स्कूल से लौटता है एक दूसरे फ्रॉक को लेकर। कहता है हैलोवीन की छुट्टियों में उसे इस फ्रॉक का ध्यान रखना होगा, उसके टीचर ने कहा है। पहले तो मेरे उस फ्रॉक को देखकर गुस्से में आग बबूला बन जाती है, मगर फिर स्कूल का काम है सुनकर थोड़ा सा शांत होती है और कहती है मार्क उसे रख सकता है पर 2 कंडीशंस पर। एक, उसे इसे घर के बाहर रखना होगा और दूसरा, उसे खुद इसका ख्याल रखना होगा। मार्क के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो बेचारा राजी हो जाता है, लेकिन एक 5 साल का बच्चा क्या ही ख्याल रखेगा। जैसे ही मेरी अगले दिन उसके लिए कॉस्ट्यूम रेडी कर देती है और वो बाहर जाता है खेलने, मेरी को उसके बेड के ऊपर उस टोट की लहूलुहान लाश मिलती है। उसका पूरा बेडशीट ही गंदा हो चुका था। मेरी और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, गुस्से से पागल हो जाती है वो और खिड़की से बाहर झांकती है मार्क को बुलाने के लिए। लेकिन ठीक इसी समय उसे बाहर मार्क के साथ वो बच्चे भी नजर आते हैं जिन्होंने अजीब से मास्क पहन रखे थे। मार्क के साथ खेलना चाहते थे वो, लेकिन मेरी ऐसा नहीं चाहती थी। उन गंदे बच्चों को अपने मार्क के आसपास पे आने देना नहीं चाहती थी वो, तो वो भागती है उसे रोकने। लेकिन जब तक वो दरवाजा खोलकर बैकयार्ड पहुंचती है तब तक वो बच्चे गायब हो चुके थे और साथ में उसका बेटा भी। मेरी बहुत ढूंढती है उसे, जंगल के काफी अंदर तक जाकर जोर जोर से आवाज लगाती है, मगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर धूल मिट्टी से मेरी का हाल भी बेहाल हो चुका था। उसके सारे कपड़े खराब हो चुके थे, हाथ पैर गंदे हो चुके थे। अब जिसे जरा भी धूल पसंद ना हो, जैसे मिट्टी बर्दाश्त ही नहीं होती, वो ऐसी जगह आकर डिस्गस्टेड फील तो करेगी ही। जंगल की आवाज भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी उससे, पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाती है मैरी। फाइनली घर वापस आकर नहाकर फ्रेश कपड़े पहनने से राहत मिलती है उसे। घर में जो जो सैनिटाइजर्स अवेलेबल थे, हर तरह के चीज को इस्तेमाल करती है वो खुद को क्लीन करने में। उसे कुछ भी करके खुद को साफ जो करना था। लेकिन कुछ देर बाद जब मार्क घर लौटता है तो उसकी हालत देखकर मेरी की बोलती बंद हो जाती है। घिन से
क्योंकि मार्क के पूरा शरीर ही धूल मिट्टी से कवर्ड था। उसके कपड़े, उसका चेहरा सब गंदे हो चुके थे, बिल्कुल उन जंगली बच्चों की तरह। मेरी उसे खींचकर बाथरूम में ले जाती है और बाथ टब में बिठा के नहलाने लगती है। बार बार एक ही बात दोहरा रही थी वो, कि उसने कहा था ना उन बच्चों से दूर रहने के लिए, उसने क्यों नहीं सुना। स्क्रबर से जोर जोर से घिसने लग जाती है वो मार्क के स्किन को, जिससे उसे बहुत दर्द होने लगा था, मगर अपने माँ के गुस्से के सामने कुछ नहीं कह पाता बेचारा। बस हेल्पलेसली उनके तरफ देखने लग जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, ऐसे किसी अनहोनी के इंतजार कर रहा है वो, जैसे उसे ऑलरेडी पता हो इसके बाद क्या होने वाला है। दूसरी तरफ मेरी का बर्ताव पागलपन का रूप ले चुका था। वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही। उसकी आंखों में एक खामोशी थी, एक सन्नाटा था। अचानक ही वो कुछ ऐसा कर बैठती है जिसकी उम्मीद उससे बिल्कुल भी नहीं थी। मार्क को अपने हाथों से पानी के अंदर धकेल देती है वो, और फोर्सफुली वहीं पर पकड़ के रखती है, तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो दम न तोड़ दे। उसके बाद मेरी उसके लाश को ले जाकर कैबेज पैच में दफना देती है, साथ में उसके बॉल को भी, और फिर घर जाकर खुद को क्लीन करने में लग जाती है। शायद अपनी ही औलाद को खून करने का जो दाग लगा था उस पर, उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी वो। एक पॉइंट पे तो वो खुद को भी चोक करने की कोशिश करती है, इंटेंशनली पानी के अंदर अपने सांस को पकड़ के रखती है। शायद उसे रिग्रेट हो रहा था, जो होना ही चाहिए, मगर फिर अचानक ही खुद को संभाल भी लेती है वो। बाथ टब से निकल आती है और फ्रेश कपड़े पहनकर आईने के सामने बैठकर खुद को संवारने लगती है। काफी अजीब फील हो रहा था उसे। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और रिलैक्सेशन दोनों ही इमोशन काम कर रहे थे। उसे दुख भी हो रहा था और एक अजीब सी खुशी भी महसूस हो रही थी, आजादी की खुशी। लेकिन ठीक तभी उसे बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करती है तो उसे घर के बाहर जमीन पर एक ग्रीन बॉल मिलता है। ये वही बॉल था जिसे उसने बस कुछ देर पहले ही दफनाया था, और ये बॉल मार्क का था। उसे जंगल के अंदर मार्क के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है, साथ में बाकी बच्चों के हंसने की भी। मेरी उनसे छुप नहीं पाती, ना इन आवाजों को रोक पाती है। ये तो एक नई शुरुआत थी उसके लिए, जिसके साथ ही अभी उसे बाकी जीवन जीना होगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ये कहानी कोई सिंपल स्टोरी नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है और ब्रूटल भी, और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड भी रह जाते हैं। जैसे आखिर मेरी को प्रॉब्लम क्या थी, वो बच्चे कौन थे, और उन्हें देखते ही वो ऐसे अजीब बिहेव क्यों करने लग जाती थी, एंड फाइनली उसने अपने ही बेटे का खून क्यों किया। दोस्तों, सबसे पहले अगर मेरी की बात किया जाए तो वो असल में एक ओसीडी की पेशेंट थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये क्रॉनिक मेंटल इलनेस से, साथ में उसे किसी भी तरह की गंदगी से भी नफरत थी। डस्ट एंड डर्ट से फोबिया था एक तरह का, और क्लीनलीनेस से ऑब्सेशन था। हमेशा सब कुछ साफ सुथरा चाहिए होता था उसे। अपने कपड़े, जूते, मार्क के कपड़े, घर के सारी चीजें हमेशा क्लीन करती रहती थी वो, अंदर बाहर हर चीज को। इस हद तक ऑब्सेस्ड थी वो कि वो अपने यार्ड को भी वैक्यूम से क्लीन करती थी। हर वक्त उसकी बस एक ही फिक्र लगी रहती थी कि उसके आसपास कोई गंदगी ना आए, मगर सब कुछ उसके कंट्रोल में कहाँ था। स्पेशली जब घर में एक छोटा बच्चा हो तो वो तो बदमाशी करेंगे ही ना। उन्हें कहाँ खुद को संभालना आता है। वो खाते वक्त टेबल गंदा करेंगे और खेलते वक्त अपने कपड़े भी। मेरी की तरह हर कदम पे खुद को साफ रखना तो नहीं पॉसिबल हो पाता उनसे, ना कि इतना सोच विचार करके अपना दोस्त चुन सकते हैं वो। मार्क भी बिल्कुल ऐसे ही क्या करता था, जो कि मेरी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बार बार उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही थी, बाहरी दुनिया से दूर, लेकिन वो हर बार उसके हाथ से निकलता जा रहा था। मेरी को तो मदर नेचर में भी गंदगी नजर आती थी, साथ में हर नेचुरल प्रोसेस से भी। जैसे उसे जंगल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पौधों से नफरत थी उसे। ठीक वैसे ही अपने बेटे के बड़े होने से भी प्रॉब्लम होने लगी थी उसे, क्योंकि वो और उसके कंट्रोल में नहीं रह रहा था। उसकी उम्र के बाकी बच्चों की तरह उसके मन में भी सवाल पैदा होने लगे थे कि बच्चे कहाँ से आते हैं। एक दिन वो अपने माँ से भी पूछ लेता है, और मेरी भी बहुत कैजुअली जवाब दे देती है कि बच्चे कैबेज पैच से आते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन मेटाफोर था जो हर माँ ने कभी ना कभी अपने बच्चे को बताई होगी। मगर यहाँ सवाल ये था कि मेरी क्या सिर्फ मार्क से ही सच छुपाने की कोशिश कर रही थी, या फिर खुद से भी। इस स्टोरी में ऐसे कई सारे हिंट्स हैं जो साबित करता है मेरी को चाइल्ड बर्थ जैसे नेचुरल प्रोसेस से भी घिन आती थी। अपने सपने में बार बार वो जो वायंस को देखती रहती थी, जो उसे जकड़ कर रखते थे, वो इसका ही तो सिंबल था। ऊपर से उसका खून से नफरत, और बेडशीट पर उस मेंढक की लहूलुहान लाश भी, ये भी असल में मेंस्ट्रुएशन
ओव्यूलेशन या फिर एक लॉस्ट वर्जिनिटी के सिंबल थे, जो डायरेक्टली इशारा कर रहे थे मैरी के अबनॉर्मलिटी की तरफ। वो किसी भी नेचुरल चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी। शायद इसीलिए उसे मिस्टर कूपर भी पसंद नहीं था, क्योंकि शायद किसी भी मर्द को देखते ही उसे बस एक ही ख्याल आता था, फिजिकल कांटेक्ट, जो उसे सहन नहीं होता था। शायद इसीलिए पूरी दुनिया से दूर भागती रहती थी वो। लेकिन आखिर वो ऐसी थी क्यों? इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका कोई सीधा जवाब तो हमें दिया नहीं गया, मगर हम गेस कर पाते हैं कि शायद उसकी बीमारी असल में एक PTSD सिम्टम है, जो शायद उसके ब्रोकन मैरिज का नतीजा है। शायद उसके मैरिज लाइफ वायलेंट रही होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पोस्ट प्रेगनेंसी ट्रॉमा से कभी बाहर निकल नहीं पाई। अब एक माँ होना तो कोई इजी टास्क है नहीं। दुनिया का सबसे चैलेंजिंग जॉब होता है। एक ही साथ अपने इमोशंस को और अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी, जिसके चलते कभी कभी कोई बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है, जैसे इस कहानी में मैरी से हुई। असल में उसे जो बच्चे बार बार घर के बाहर दिखाई देते रहते थे, वो उसके अपने ही बच्चे थे, जिनके शरारत या गंदगी से परेशान होकर ही मैरी ने कभी उन्हें मार डाला था, मार की तरह पानी में डुबोकर, और फिर उनके लाश को गाड़ दिया था कैबेज पैच के नीचे। तभी तो इस पैच में 5 कैबेजेस थे, और एंड सीन में मार्क को मारने के बाद उस बाउल में 5 ही एप्पल दिखाए गए थे, जो पानी में डूबे हुए थे, ठीक जैसे उसने अपने बच्चों को मारा था। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो उसके केस में कैबेज पैच का रेफरेंस उतना भी लॉजिकल नहीं, बस उल्टा है। एक तरफ उसे अपने गुनाहों का एहसास तो था, इवन उन्हें करते वक्त भी उसे समझ आ रहा था ये गलत कर रही है वो, मगर उसके पोस्टमार्टम डिप्रेशन इतना खतरनाक था कि बाकी सारे इमोशंस उसके सामने कमजोर पड़ चुके थे। उसे बस आज़ादी चाहिए थी। अपने बच्चों को संभालते संभालते थक चुकी थी वो। उनके शरारत से भी गुस्सा आने लगा था उसे, तभी तो शायद बिना किसी ऑब्वियस रीजन के ही मार डाला उन्हें। मार का कारण तो हमें पता है, उसने अपने कपड़े गंदे किए थे, और उन 4 में से एक लड़की ने शायद किसी टोट को घर लेकर आने की जरूरत करी थी। इसीलिए ही तो मार्क के साथ उस टोट को देखकर उतना गुस्सा हो गई थी वो। असल में उन 4 बच्चों से उसने पीछा तो छुड़ा लिया था, मगर उनकी स्पिरिट कॉन्स्टेंटली हॉन्ट करने लगी थी उसे। अब ये सच में उनकी घोस्ट थी या फिर मैरी का गिल्टी कॉन्शियस, वो श्योरली नहीं पता। लेकिन अगर उनके स्पिरिट सच में एग्जिस्ट कर रहे थे तो जरूर उन्होंने मार्क को पहले से ही वार्न कर दिया होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी तो जब मैरी उसे बाथरूम में ले गई वो उतना डर गया था। और अगर ये मैरी का कॉन्शियस हुआ तो उसका मतलब मैरी कभी आज़ाद हो ही नहीं पाएगी। अपने प्रॉब्लमेटिक लाइफ से भागने का एक बहुत ही गलत रास्ता अपनाया था उसने, जिसका नतीजा उसे बाकी जीवन भर भुगतना पड़ेगा। अपने पाप से कहीं भाग नहीं पाएगी वो। उसके बच्चे अपने घर और अपने माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। हर साल ऐसे ही हैलोवीन का दिन लौटता रहेगा और वो ऐसे ही फ्रैंटिक होती रहेगी, क्योंकि इसी दिन के आसपास शायद उसने अपने बच्चों का खून किया था, पहले 4 बच्चों का और फिर कुछ साल बाद मार्क मतलब अपने 5th चाइल्ड का भी। तभी तो उसने मार्क को कहा था हैलोवीन डेंजरस है। इवन मार्क को घोस्ट बनाने के पीछे का सिंबल भी काफी प्रोमिनेंट है, ऑलमोस्ट प्रिमोनिशन की तरह। ऐसे मेरी पहले से ही श्योर थी कि इसका हाल भी बाकियों जैसे ही होने वाला है, तब तो उसे घोस्ट बनना ही पड़ेगा ना। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर एक और बात भी ध्यान देने लायक है कि मेरी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, बीमार थी वो, जो भी कर रही थी मजबूरी में। लेकिन क्या उससे उसकी गलती कम हो जाएगी? गॉड नोस। दोस्तों, मेरे ख्याल से यही था इस कहानी का असली मतलब, असली थ्योरी। क्या आपको और कोई थ्योरी दिखी? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।